डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स एग्जैक्टली इंसुलेटर्स होते हैं। एज यू नो वेरी वेल, द मटेरियल आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज बाय देयर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स। वन टाइप के होते हैं कंडक्टर्स, जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और तीसरे होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, चार्ज कैन नॉट फ्लो। लेकिन जो डायलेक्टिक्स होते हैं, ये डायलेक्टिक्स इंसुलेटर ही हैं, चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करवाएंगे। लेकिन इन डायलेक्टिक्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। मींस द डायलेक्टिक्स आर द इंसुलेटर्स which do not allow the flow of charges but can transmit the electric effect। तो इन डायलेक्टिक्स को समझने के लिए हमें एक बार मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। तो डायलेक्टिक्स के हमारे एग्जांपल्स होते हैं वाटर है, वैक्स है, ग्लास है। तो इन डायलेक्टिक्स को समझने के लिए एक बार मॉलिक्यूल की बात करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अगर है तो वो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना हुआ है, इट मींस अगर हम एटम को लेके चलते हैं तो एटम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैविंग वन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हियर लाइक दिस। यहाँ डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग हियर। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसका हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, हम एक बात जानते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, इस पे नेट चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं, इज द सेंटर फॉर पॉजिटिव चार्ज। एंड एज वेल एज जितना नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है उसको हम एक दूसरी जगह पे हम अज्यूम कर सकते हैं, उसके सेंटर को हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, इज द सेंटर फॉर नेगेटिव चार्ज। हमारे पास एक आ गया सेंटर फॉर पॉजिटिव चार्ज, इज द सेंटर ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे पास दो सेंटर होते हैं, एक सेंटर फॉर पॉजिटिव चार्ज, एक सेंटर फॉर नेगेटिव चार्ज। अब हम डायलेक्टिक्स की बात करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप की कैटेगरी होती है दैट इज हियर द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स in which the center for positive charge and center for negative charge are slightly separated। दोनों सेंटर थोड़ा सा सेपरेटेड होते हैं। These centers do not coincide here। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यह है प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज का सेंटर है यह माइनस क्यू, और इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है एंड लेट दिस डिस्टेंस इज x here। In this way, polar molecules are the molecules in which the electric dipole moment is existing। Electric dipole moment P is equal to Q into x। These are having permanent electric dipole moment। इनका अपना permanent electric dipole moment होता है। Permanent electric dipole moment is existing। Moment is existing। Therefore these are called as, इसी वजह से इनको क्या बोल देते हैं? इनको हम polar molecules बोल देते हैं। इनकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है वाटर इज पोलर, ये वाटर पोलर होता है, एज वेल एज NH3, ये भी पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास है। पोलर मॉलिक्यूल HCl, इसकी भी पोलर नेचर होती है। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी नेचर पोलर है, मींस दीस मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब जो दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर, अब इन्हीं पोलर और नॉन पोलर के अकॉर्डिंग ही हम डायलेक्टिक्स को डिफाइन कर लेते हैं, डायलेक्टिक्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्टली हमारे पास जो सेंटर फॉर पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर फॉर नेगेटिव चार्ज है वो एक ही जगह में कॉन्साइड हो जाते हैं, एक ही जगह पे आ जाते हैं। इन दिस वे इनका कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल होता है हमारे पास O2 है, या फिर हमारे पास H2 है, इवन हमारे पास CCl4 है या CH4 है, या फिर हमारे पास यहाँ पे CO2 है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर हम इन दोनों डायलेक्टिक्स जो आपने पढ़े हैं, तो डायलेक्टिक्स आर अगेन बिकम टू टाइप्स हियर।
वन इज द पोलर डायलेक्ट्रिक्स एंड सेकेंड आर द नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डायलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, जिनमें पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बिहेवियर को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में स्टडी करते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम देखें, इन एक्सटर्नल फील्ड में इनका बिहेवियर क्या हो जाएगा वो हम चेक करते हैं। अगर बाय द वे अभी मेरे पास कोई स्पेसिमेन है और इस स्पेसिमेन में आई एम हैविंग नंबर ऑफ डाइपोल्स हियर, तो मैं एक पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो इनका अपना डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो जितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर randomly oriented in such a way that net dipole moment is zero in absence of external electric field। अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखा है, एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ स्पेसिमेन इज जीरो, स्पेसिमेन का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करवाते हैं, हमने यहाँ से एक्सटर्नल फील्ड यहाँ से एक्ट करवा दिया है, देन यू नो वेरी वेल एक्सटर्नल फील्ड में कोई डाइपोल हमारे पास होता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क लगने की वजह से इस डाइपोल का अलाइनमेंट हो जाएगा, एंड दीज डाइपोल्स विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हियर। ये फील्ड के डायरेक्शन में इनका अलाइनमेंट हो जाएगा। इन दिस वे अब इस पूरे स्पेसिमेन का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। अब इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट हमने डिस्कस करना है, ये पॉइंट हमने दिमाग में रखना है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल्स का जीरो होता है, पोलर डायलेक्ट्रिक्स का जीरो होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट एग्जिस्टिंग हियर, तो डाइपोल का रोटेशन हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हियर। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है तो जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ये दोनों एक ही जगह में कॉन्साइड करते हैं, और उस सिचुएशन में डाइपोल नॉन पोलर ही रहता है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को एक्ट करवा देते हैं, अगर आपने यहाँ से एक्सटर्नल फील्ड को लगवा दिया है, एक्ट कर दिया है, यहाँ से ई नॉट आपने इस डायरेक्शन में एक्ट कर दिया है, यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये स्लाइटली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो स्लाइटली पीछे रह जाएगा। इन दिस वे दिस non-polar molecule become polar here। अब इसमें चार्ज आ गए हैं, जो चार्ज आ जाते हैं इनको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, एंड दिस वे ये एक डाइपोल बन गया है, एंड दिस डाइपोल इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल। इस पे ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ गया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया, तो नाउ इट बिकम इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड इसका अपना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल एग्जिस्ट हियर, और वो कितना हो जाएगा, P is equal to Q into X हो जाएगा, अभी एग्जिस्ट कर जाता है। Now the non-polar molecule become polar molecule here। This situation is called as polarization। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोलते हैं। Let's discuss the behavior of non-polar dielectrics in external electric field। अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज नहीं किया है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज नहीं किया, अभी यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है, इट मींस E naught is equal to zero, there is no field at all। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स वो इस तरह से रहेगा, अभी जो एडजस्टमेंट होगी मॉलिक्यूल की सिंपल अपनी वाली एडजस्टमेंट, जिस नेचुरल पोजीशन में वो रहते हैं वही पोजीशन उनकी रहेगी। इट मींस इनका जो सेंटर फॉर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विल बी कॉन्साइडिंग हियर, वो अपनी जगह पर ही कॉन्साइड करेगा। अभी क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास नॉन पोलर हैं, अभी इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल। लेकिन अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड को एक्ट करवा देते हैं, नाउ वी यूजिंग हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इन दिस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को यूज किया है, और यहाँ ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये अपराइट फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, दिस वन पॉजिटिव प्लेट आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ नेगेटिव प्लेट आ गया, और इन दिस वे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एक्ट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होते ही जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। जो सिचुएशन हमने अभी डिस्कस की थी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास था, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, वो एक ही जगह में है जब तक कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर हम यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्ट करवा देते हैं इन दिस डायरेक्शन, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करवा दिया राइट साइड को, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, जो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज थोड़ा यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से नाउ दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम पोलर हियर, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस सिचुएशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, और वो डिस्टॉर्शन इस तरह से होगा कि नाउ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकम द पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक दिस।
इस तरह से इनमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्लाइटली इधर आ जाएगा और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास हल्का सा नेगेटिव चार्ज रहेगा और इन दिस वे द पोलराइजेशन ऑफ द स्पेसिमेन विल टेक्स प्लेस हियर। अब जो ये पोलराइजेशन हमने यहाँ पे देखा है इसकी वजह से इस सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द polarized field EP is here. This one is the field due to the induced charges. Induced charge की वजह से फील्ड यहाँ जाएगा तो जो नेट फील्ड अब बचेगा वो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में कितना होगा दैट फील्ड इज कॉल्ड एज reduced field. This E is called as the reduced field. हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं EP is here the polarized field. Polarized field means the field due to polarized charges and E is called as द रिड्यूस्ड फील्ड। अब अगर हम बहुत ढंग से इस बात को देखें इस सिचुएशन को समझें तो जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि दिस रिड्यूस्ड फील्ड E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस EP इज टू बी केप्ट इन माइंड। ये जो रिड्यूस्ड फील्ड बनेगा वो E नॉट माइनस EP बनेगा। ये बात हमने बड़े ध्यान से समझनी है क्योंकि E नॉट इज द अपराइट फील्ड है और EP किधर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज इस साइड में है तो जो हमारे पास पोलराइज्ड फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में लग जाएगा तो जो रिड्यूस्ड फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये आ जाएगा ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। तो व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, इंपॉर्टेंट टर्म होती है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। The electric polarization vector is defined as it is capital P। और ये जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर होता है इसी को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो दिस P is here, it is defined as the induced dipole moment per unit volume। जो स्पेसिमेन अंडर कंसीडरेशन हमने लिया है उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक अब एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, ये पूरी स्पेसिमेन के लिए है एंड दिस स्पेसिमेन में कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमें डिस्कस करना पड़ता है। तब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम स्टडी करते हैं तो यू विल सी दैट जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इस जो इंड्यूस्ड चार्जेस हमारे पास हैं इनकी वजह से डाइपोल मोमेंट बनेगा एंड इट इज हियर चार्ज Q इंड्यूस्ड चार्ज इनटू डाइपोल मोमेंट हमें चाहिए। इसकी लेंथ कितनी ली मैंने अंडर कंसीडरेशन L ले ली मैंने, लेट L बी द दिस लेंथ हियर, ये लेंथ मैंने L ले लिया इसका स्पेसिमेन का अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम दैट वी नो वेरी वेल इट इज हियर AL वॉल्यूम इज हियर। वी नो वेरी वेल जो चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा हम अच्छी तरह जानते हैं जो सरफेस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर थोड़ा सा मैं इसकी हेल्प लेता हूं, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा I इज इक्वल टू इंड्यूस्ड चार्ज अपॉन एरिया। तो देयरफॉर QI विल बी बिकम हियर सिग्मा I इनटू एरिया। तो ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर देते हैं तो P कितना आ जाएगा, therefore P comes out to be electric polarization vector comes out to be sigma I into A into L upon AL and you'll see that it comes out to be sigma I. It means electric polarization vector is simply equal to the induced surface charge density। ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि electric polarization vector is equal to the induced surface charge density, जो induced charges हैं उनकी डेंसिटी के बराबर रहेगा। Now it is found that जो induced surface charge density होती है, जो polarization vector होता है, this polarization vector P is the important result here। polarization vector या polarization P भी हम इसको बोल लेते हैं। this polarization vector P, this vector P depends on reduced field। ये जो reduced field हमारे पास होता है स्पेसिमेन के अंदर ये उस पर डिपेंड करता है। It means this P is proportional to reduced field E। You know very well what the reduced field exactly, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था। ये स्पेसिमेन हमारे पास है और इस स्पेसिमेन में हमने ये देखा था कि जैसे आपने यहाँ से ये पॉजिटिव प्लेट हमने रखा यहाँ से एक्सटर्नल फील्ड के लिए
ये नेगेटिव प्लेट हमने यहाँ से रखा और यहाँ से हमने एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट को अप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज हो गया था। यहाँ पे जो डाइपोल इस तरह से हमारे डाइपोल अलाइंड हो गए थे, ये डाइपोल हमारे बन गए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज बनेगा प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, इंड्यूस चार्ज यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जो फील्ड आएगा वो ईपी आएगा, दैट इज द पोलराइज्ड फील्ड इज हियर, ईपी इज हियर, ये ईपी इधर आएगा, तो जो रिड्यूस फील्ड होगा इस डायरेक्शन में आएगा। तो दिस रिड्यूस फील्ड इज द फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन। तो दिस polarization vector P is depending on E, and if we remove this proportionality, we have to use one of the constant. It is your epsilon naught into chi into E. यहाँ पे एक नया कांस्टेंट यूज कर दिया गया है, and this constant is called as chi, and this chi is called as electrical susceptibility. Electrical susceptibility. This chi is called as electrical susceptibility. It is chi here, CHI. तो ये electrical susceptibility सिर्फ ये शो करता है कि how easily a material can be electrified. How easily a material, कोई भी हमारे पास डायलेक्ट्रिक है, कोई मटेरियल है, can be electrified. Means कितना easily वो जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिकल जो बिहेवियर है उसको अडॉप्ट कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। So this one is a very very important result, how this polarization vector P depending on this reduced field E and as well as this electrical susceptibility. जो electrical susceptibility होता है, this one is dimensionless constant. ये dimensionless है, ये unitless constant है. This chi is here, it is unitless. ये यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये हम चेक भी कर सकते हैं, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। Let me discuss this dielectric constant K. ये इसको कप्पा भी हम बोल लेते हैं। तो dielectric constant K क्या होता है? This K is defined as, we know very well, the field in air, applied field upon reduced field. It is the ratio of applied field to the reduced field within the specimen. This one is called dielectric constant K. एक बात हमें थोड़ा और समझनी है कि अगर हम इस डिस्कशन को किसी कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं, फॉर ए मोमेंट कोई कंडक्टर हमारे पास है, ओके, कंडक्टर का मतलब होता है कि इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं तो इनके साथ साथ एक पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट करेगा, इनके साथ साथ यहाँ पॉजिटिव आयन भी आ जाते हैं, दैट नो वेरी वेल। कंडक्टर के केस में अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ये कंडक्टर हमारे पास है, यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, लाइक दिस, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये एक्सटर्नल फील्ड मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया है। तो इसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड लगने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, these all are free electrons and these electrons will flow in this direction. सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और यहाँ सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन दिस वे इसके अंदर जो फील्ड एग्जिस्ट करता है, फील्ड ऑलवेज एग्जिस्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में फील्ड रहेगा, ये फील्ड भी एग्जैक्टली ई नॉट के बराबर होता है। इन दिस वे जो रिड्यूस फील्ड यहाँ पे बचता है ई, तो ये रिड्यूस फील्ड कंडक्टर के केस में कितना हो जाएगा, इसको अगर हम देखते हैं तो दिस रिड्यूस्ड फील्ड E बिकम इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी होता था, ईपी मतलब द फील्ड इनसाइड, और वो भी कितना हमारे पास 0 है। अप्लाइड कितना है, ई नॉट इधर लगा हुआ है, और ये ई नॉट कहाँ लगा हुआ है, ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे ई नॉट इस डायरेक्शन में आ गया। नेट फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट, इट कम्स आउट टू बी 0। इट मींस कंडक्टर के अंदर हमेशा ये वजह, ये रिजल्ट होता है जो आपको पहले से याद है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। इट मींस अगर कोई स्पेसिमेन हमारे पास है, कंडक्टर हमारे पास है, और इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है, एक्सटर्नल फील्ड लाइंस आर हियर लाइक दिस, तो जो फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगी वो इसके अंदर से नहीं जाएंगी, फील्ड लाइंस विल पास लाइक दिस, इट बिहेव एज EPS, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम कर लेता है, इट बिहेव एज EPS here, the field lines will be perpendicular to it and no field line will pass through this conductor. इसके अंदर से फील्ड लाइन पास नहीं होगी क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग कंडक्टर के लिए अगर हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को डिफाइन करते हैं तो दिस K comes out to be, कपा भी हम इसको बोल लेते हैं, E naught upon E, and this E is 0 and therefore this K become equal to infinity for the conductor। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें दिमाग में रखनी है। Let me discuss a relation between dielectric constant K and electrical susceptibility chi। ये हमारे पास कोई नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक है, ओके। तो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो यही था कि नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये मॉलिक्यूल हमारे पास हैं,
ये अभी इस तरह से हैं कि इनका जो CG फॉर पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर फॉर नेगेटिव चार्ज है वो एक ही जगह में कॉन्साइड कर रहा है। ये बात हम सीख चुके हैं। इट इज हियर, प्लस इज हियर, माइनस इज हियर, एज वेल एज प्लस इज, ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसका ये प्लस यहाँ पर है, ये और भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, लेकिन सिमेट्री के लिए मैंने सिर्फ ये 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे शो कर दिए हैं। अभी एक्सटर्नल फील्ड 0 है, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड इज हियर। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जैसे मैंने यहाँ से ये एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया है, इट बीइंग पॉजिटिव चार्ज एंड इट बीइंग नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाने का मतलब है कि हमने कैपेसिटर की प्लेट की हेल्प से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर दिया है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इन मॉलिक्यूल्स में, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें डिस्टॉर्शन हो जाएगी और इनकी शेप चेंज हो जाएगी एंड देयर शेप बिकम लाइक दिस। इनमें डिस्टॉर्शन इस तरह से हो जाता है, these get distorted like this, ये मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन हो जाएगा और मॉलिक्यूल की शेप इस तरह से चेंज हो जाएगी एंड नाउ these molecules become polar molecules here। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फील्ड बना हुआ है, ये पोलराइज्ड फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, दैट यू नो वेरी वेल, और यहाँ पर जो रिड्यूस फील्ड है, दैट रिड्यूस फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। हम एक बात यहाँ से बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं, वो ये कि जो रिड्यूस फील्ड इसके अंदर एस्टेब्लिश हुआ है, वो रिड्यूस फील्ड कितना है हमारे पास, दैट रिड्यूस्ड फील्ड comes out to be, reduced field is here and this reduced field is equal to E naught minus EP। EP is the polarized field, we know very well, is field due to the induced charges, और हम जानते हैं ये होता है सिग्मा I by epsilon naught। और अभी हमने जो चेक किया था, डिस्कस किया था, जो सिग्मा I होता है पोलराइजेशन वेक्टर P के बराबर होता है, ये भी हमने चेक किया था। दिस P is equal to the polarization vector P is equal to the sigma I induced charge। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे पास P होता है, ये P होता है epsilon naught chi into E over epsilon naught here। यहाँ पर मैंने जो P का रिजल्ट होता है हमारे पास, दूसरा रिजल्ट होता है, मैंने यूज कर लिया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P is equal to, it is here epsilon naught, it is here epsilon naught chi into E। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसको चेक करते हैं, तो epsilon naught ऐसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपको रिजल्ट क्या बचेगा, E is equal to E naught minus chi E। अभी इस साइड आ जाएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा E plus chi E is equal to E naught। इन दिस वे 1 plus chi into E, ये बचेगा हमारे पास, is equal to E naught। इन दिस वे 1 plus chi is equal to E naught by E and we know very well this E naught by E is nothing, यही हमारे पास क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। इन दिस वे द डिजायर्ड रिजल्ट इज K is equal to 1 plus chi। ये हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सस्पेप्टिबिलिटी।